तो नमस्ते ऑल एस्पिरेंट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट को कंप्लीटली फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने पीवाईक्यू को टैकल किया एंड जो भी हमारे नेक्स्ट एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे उनकी थीम को भी हमने यहाँ पे टैकल किया था। ठीक है, तो ये पीटी 365 है। ये मैं आपको बता दूं, जो भी बिगनर है या जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो तीन वीडियो यू कैन सी दैट तीन पार्ट्स पीटी 365 के पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, ये कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का करंट का कंपाइलेशन होता है। अब ये हमारे लिए यूज़फुल कैसे होता है, जो भी बिगिनर है उनको थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि देखिए, स्टैटिक्स पोर्शन हम जो पढ़ते हैं अपना, ठीक है? और उसमें यू कैन से दैट जो भी टॉपिक होता है वो करंट से रिलेवेंट होता है, क्या अपडेट हुआ है उसमें। तो क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम इसको देखते हैं। हालाँकि हमारा अगर स्टैटिक पोर्शन ही अच्छे से तैयार है और हमने ओवरव्यू करा है ओनली करंट अफेयर का, तब भी हम इसे क्लियर कर सकते हैं प्रीलिम्स को, राइट? अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, इसमें जो अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 लगभग 6-7 महीने का करंट का कंपाइलेशंस होता है, ठीक है? अच्छा, हम लोग इसको किस तरीके से फिनिश कर रहे थे? 1 आवर के शेड्यूल में फिनिश कर रहे थे। 1 आवर के शेड्यूल में क्यों फिनिश कर रहे थे कि जिससे हमारा स्टैटिक पोर्शंस एंड आप कह सकते हो जो भी हम मेंस पढ़ रहे हैं अपना, या फिर हम जो सीसैट पोर्शंस है हमारा, उसे हम तैयार कर रहे हैं, वो हमारा डिस्टर्ब नहीं होता है और उसे हम ईज़िली फिनिश कर लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने एक बार में देखा कि 10 से 15 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे डली है और हम लेके बैठ गए। हमने सोचा कि भई हम आराम से फिनिश कर लेंगे। भई फिनिश तो हो जाएगा वो, बट हमारा जो अदर पोर्शन चल रहा था कंटीन्यूअसली, वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है? तो वो काम हमें नहीं करना है। आगे बात करें तो हम इसको आज हम देखेंगे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जहाँ भी क्वेश्चंस है वहाँ हम ज़रूर इसको टैकल करेंगे। और मैं थोड़ा-सा और बता दूँ कि लास्ट यूपीएससी में क्या था। यूपीएससी में पहले ये था कि जो क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट वर्ड ही से पूछा जाता था। बट अब ऐसे नहीं आ रहा है। अगर आप 5-6 साल के क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के, तो आपको समझ में आएगा कि अब जो भी चीज़, जैसे हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि कौन-सा कंट्री किस वजह से न्यूज़ में है। तो यूपीएससी क्वेश्चन अब इस तरीके से और पूछ रहा है, ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रिक्स एक बॉडी है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका क्वेश्चन 2014 में आया था, ठीक है? तो इसमें क्या था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहीं से उठा लिया, है ना? बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि कौन-सा कंट्री क्यों न्यूज़ में है, उसके सराउंडेड जो बॉर्डर कंट्री है, वो भी क्वेश्चंस अब थोड़े से डिक्रीज़ हुए हैं। तो इसलिए हमें माइंड को ओपन करके चलना है कि कौन-सा कंट्री क्यों न्यूज़ में है, क्या कारण है? तो मेन फोकस करना है हमें न्यूज़ पे, राइट? उसके बाद जहाँ इंपोर्टेंट होगा वहाँ हम ज़रूर टैकल करेंगे, और जहाँ हमें लगेगा स्पीड देनी है, वहाँ से हम स्पीड से निकलेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ हमें ओवरव्यू करना होता है। मेन जो हमारा है वो स्टैटिक पोर्शन्स है। और अगर आप चाहेंगे कि पीवाईक्यू को मैं यू कैन से दैट विद द डिस्क्रिप्शंस के साथ लेके आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँगे मेरे को, तो मैं उसपे भी एक अपनी इनिशिएटिव लेके आऊँगा, ठीक है? सो अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं क्या टॉपिक है हमारे पास। यूएन जनरल असेंबली, राइट? इसकी बात करें तो ये क्यों न्यूज़ में है, क्या कारण है? तो अभी हुआ क्या है कि यूएनजीए ने पास किया है रेज़ोल्यूशन, ठीक है? किसके लिए? सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, कि वो एडमिट करेगा किसको? पैलेस्टीन को एज़ अ मेंबर ऑफ यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, राइट? तो पैलेस्टीन को यूएन के मेंबर के लिए एडमिट करा जाएगा, इसलिए न्यूज़ में। अब यहाँ पे आपके लिए यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पैलेस्टीन जो है वो यूएन जनरल असेंबली के लिए एज़ अ मेंबर बनेगा, राइट? सो इसलिए न्यूज़ में। आगे बात करते हैं, और क्या कहता है ये रेज़ोल्यूशन? डज़ नॉट ग्रांट पैलेस्टीन फुल मेंबरशिप। हाँ, ये भी हमें याद रखना है कि इसको फुल मेंबरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा जब ये क्वालीफाई करेगा जॉइन द यूएनए, राइट? अच्छा, बात करते हैं क्या प्रोसेस है अगर एडमिशन होता है किसी भी न्यू मेंबर का इन अ यूएन में, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिशन की बात करेंगे। तो स्टेट जो होगी, स्टेट मतलब जो कंट्री की बात हो रही है, वो सबमिट्स करेगी एन एप्लीकेशन किसको किसको? सेक्रेटरी जनरल को। वो एक्सेप्ट करेगा द यूएन चार्टर कमिटमेंट, राइट? अच्छा, आगे फिर क्या रिकमेंडेशन चाहिए फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वायर के लिए। सो लगभग 15 कंट्रियों में से 9 कंट्री वो अफर्मेटिव वोट करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के लिए, राइट? अच्छा, विद नॉन ऑफ द 5 परमानेंट काउंसिल मेंबर, जो जिसे हम P5 कहते हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेटम, ये वोटिंग करेंगे अगेंस्ट किसके? रिकमेंडेशंस के, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं जनरल असेंबली अप्रूवल की। तो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए वोट की, ठीक है? जो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। मेंबरशिप इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, तो मेंबरशिप जो है वो एक इफेक्टिवनेस में जब आएगी जब यू कैन सी दैट एडॉप्ट हो जाएगा क्या? रेज़ोल्यूशन, मतलब रेज़ोल्यूशन को जब एडॉप्ट कर लिया जाएगा। क्लियर कट है? तो अब बात करते हैं हम ओवरव्यू ऑफ यूएनजीए। तो यूएनजीए की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 1945 में हुई। ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। तो ये बहुत इंपोर्टेंट है हमारे पास ये वाली लाइन्स। मेंबर की बात करेंगे, लगभग 193 यूएन मेंबर हैं इसमें, ठीक है? वोटिंग की बात करेंगे तो ईच मेंबर को यहाँ पे अ, वोट करने का राइट है। डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट इश्यू रिक्वायर ए 2/3 मेजॉरिटी। तो जो भी इम्पोर्टेंट इश्यू है, उसपे डिसीजन लेने का राइट जो होगा, वो 2/3 मेजॉरिटी से होगा, राइट?
सीज़न की बात करेंगे तो मीट्स एनुअली मतलब साल में ये एनुअली मिलते हैं। रेगुलरली सीज़न स्टार्टिंग इन सितंबर, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप देख सकते हैं कि सितंबर में इनका रेगुलर सेशन स्टार्ट होता है। विद अ स्पेशल सेशन एज़ अ नीडेड जब भी आवश्यकता होती है। प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो ये रोटेट्स होते हैं एनुअली अमंग मेंबर स्टेट्स एंड इलेक्टेड होते हैं 5 जियोग्राफिक ग्रुप्स में। क्लियर है? चलिए, आगे बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो यहाँ थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पैलेस्तीन, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछे। मैं आपसे यही कह रहा था कि आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि कौन-सा कंट्री क्यों न्यूज़ में आ रहा है, क्या कारण है। तो ये पास करेंगे रेज़ोल्यूशन, तो ये इश्यू जो होगा वो नॉन बाइंडिंग रेज़ोल्यूशन होगा विद द पॉलिटिकल एंड मोरल इन्फ्लुएंस के आधार पे। इलेक्ट मेंबर की बात करेंगे तो जो इलेक्ट होंगे नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर एंड अदर यूएन बॉडी के आधार पे, राइट? अप्रूव बजट की बात करेंगे तो सैंक्शन यूएन बजट एंड असेस करेंगे मेंबर स्टेट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस को। डिस्कशन ग्लोबलाइज़ की बात करेंगे तो ये एंगेज होते हैं किनमें डायलॉग एंड प्रोवाइड करते हैं रिकमेंडेशन ऑन वर्ल्ड वाइड चैलेंज को लेके। क्लियर कट है? तो ये सब यूएन जनरल असेंबली की फंक्शंस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं और भी इससे रिलेटेड न्यूज़ जो है वो क्या है, तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर की बात करेंगे। तो यूएन ने अडॉप्ट करा है पैक्ट फॉर द फ्यूचर एट द यूएन समिट ऑफ फॉर द फ्यूचर के लिए। तो अब आप देख रहे हैं कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर ये भी किसका है? यूएन ने अडॉप्ट करा है। अब ये है क्या? इसका पर्पज़ क्या है? तो ये जो पैक्ट है वो डिज़ाइन किया गया है कि वो एड्रेस करेगा 21st सेंचुरी चैलेंज को। क्लियर कट है? तो 21st सेंचुरी में जो भी चैलेंज होंगे उनको ये यू कैन से दैट एड्रेस करेगा पैक्ट फॉर द फ्यूचर। एनेक्चर ऑफ पैक्ट फॉर द फ्यूचर की बात करेंगे तो ये ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की बात करता है एंड डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन की बात करता है, राइट? सो इसमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की बात करेंगे तो ये ग्लोबल एग्रीमेंट है ऑन रेगुलेशन एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसमें प्रमोट होगा क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एड्रेस किया जाएगा डिजिटल डिवाइड्स एंड साइबर सिक्योरिटी एंड मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट में आएंगे जो कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर के एनेक्चर्स है, राइट? इसी तरीके से हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशन की, तो उसका मेन काम होगा कि ये सिक्योर करेगा वेल-बीइंग को, ठीक है? फ्यूचर जनरेशन के लिए, व्हाई? इसके लिए प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट एंड प्रमोट करेगा इंटरनेशनल इक्वालिटी को, राइट? तो ये सब हमें थोड़ा-सा देखना है, पैक्ट फॉर द फ्यूचर है क्या, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन्स बना है, अब हम देखेंगे जैसे ये थीम है, तो मे बी पॉसिबल है कि क्वेश्चन इस पे बने, राइट? तो उसको हम यहाँ पे टैकल करेंगे, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। ये नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है हमारे, क्वेश्चंस टैकल नहीं कर रहे हैं हम, जो हमारे अपकमिंग एमसीक्यू होंगे एंड लास्ट पीवाईक्यू होंगे, तो वो भी सब हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं, राइट? तो उसको क्वेश्चंस को हम देखेंगे, क्वेश्चन देखने से पहले हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं पहले। सो देखते हैं क्या है, सॉरी, राइट। सो ये न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि न्यूज़ में क्यों है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ये इलेक्टेड कर रहा है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया टू सर्व एज़ अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑन द यूएनएससी फॉर 2 ईयर टर्म्स, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। तो अब आपको देखना है कि डेनमार्क हो गया, ग्रीस हो गया, पाकिस्तान हो गया, पनामा हो गया एंड सोमालिया होगा, वेरी इंपोर्टेंट। ज़्यादातर आईआर के क्वेश्चन देखेंगे तो वाई न्यूज़ से ही क्वेश्चन आपका टैकल हो जाता है, राइट? सो ये नॉन परमानेंट मेंबर करे गए फॉर द 2 ईयर टर्म्स के लिए, राइट? आगे बात करते हैं। अब हम थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं यूएनएससी का। तो इसका रोल जो है वो यू कैन से दैट रिस्पांसिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका मेन काम जो है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को लेके। इसको स्टेबलाइज़ करा गया 1945 यूएन चार्टर के द्वारा। क्लियर कट है? यहाँ की इसकी कंपोज़िशंस है तो इसमें 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएस है। और इनको वोट वीटो पावर यू कैन से दैट प्राप्त है, ठीक है? इन 5 कंट्रियों को। उसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो इनको इलेक्टेड करा जाता है किसके द्वारा? यूएनजी, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, राइट? फॉर द 2 ईयर टर्म थ्रू द सीक्रेट बैलेट के द्वारा। तो उसमें आपको अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ईस्टर्न यूरोप, तो ये सब सीक्रेट बैलेट होता है, उसमें 2 ईयर के लिए ये क्या डालते हैं? वोटिंग करते हैं, राइट? तो ये 10 परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट? आगे बात करते हैं फिर हम। तो इसमें अफ्रीका से 3 हैं, एशिया से 2 हैं, लैटिन अमेरिका से 2 हैं, है ना? इसी तरीके से वेस्टर्न यूरोप से 2 हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 है। तो कुल मिला के अगर आप एडिंग करते हैं, तो ये आपके 10 हो जाते हैं, ठीक है? 3 2 5, 2 7 और 2 9 और 1 10, राइट? आगे बात करते हैं अदर की फैक्ट ऑन यूएनएससी। तो डिसीजन पावर जो है यूएनएससी की हैज़ द पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजंस, ठीक है? ये बाइंडिंग डिसीजन लेते हैं दैट जो भी मेंबर स्टेट होंगे, उन पे इम्प्लीमेंट होता है अंडर द यूएन चार्टर, राइट? इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है इलेक्टेड है नॉन परमानेंट सीट ऑफ द यूएनएससी 8 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? विद द मोस्ट रिसेंट टर्म बीइंग 2021 एंड 22, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर है हमारे पास कॉमन प्लीस इनिशिएटिव। ये क्या कहती है? इसको लॉन्च करा गया था यूएनएससी का जब डिबेट हुआ था वुमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है कि कॉमन प्लीस इनिशिएटिव जो है वो 3 चीज़ों की बात करता है। वुमेन की पीस एंड सिक्योरिटी की, राइट?
उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन प्लीस इनिशिएटिव, मतलब कहते नहीं है एक सामान्य कसम, हिंदी में बोलेंगे तो हम। तो इसको डिज़ाइन करा गया है कि ये साथ लेके आएगा मीडिएटर्स, गवर्नमेंट एंड सोशल सॉरी सिविल सोसाइटी को, कि वे इंश्योर करेंगी फुल एंड इक्वल एंड मीनिंगफुल एंगेजमेंट होगा वुमेन का इन अ पीस प्रोसेस के लिए, राइट? और इसमें इन्वॉल्व होता है अपॉइंटमेंट वुमन एज अ लीड मीडिएटर होगा एंड इंक्लूडिंग देम ए मेडिएशन टीम्स। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉमन प्लीज इनिशिएटिव एक्चुअली में है क्या? तो ये आप कह सकते हो कि ये वुमेन की पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक इनिशिएटिव है। क्लियर कट है, ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी है हमें। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो देखेंगे कि क्वेश्चन मे बी पॉसिबल है कि इस तरीके से बन सकते हैं। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। सो क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा-सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, तो दिख रहा है, राइट। सो देखते हैं हम क्या है हम पे, क्वेश्चन हमारे पास। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये मेंटेन करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भाई ये बात तो हम पढ़ ही रहे थे ना। भाई उसके नाम में ही छुपा है, यू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करेगा ये। इट्स ओनली ऑर्गन ऑफ द यूएन, ठीक है, दैट हैज द पावर टू टेक डिसीजन दैट द मेंबर स्टेट आर ऑब्लिगेट टू इम्प्लीमेंट। ये भी बात हमने पढ़ी थी अभी। ईच ईयर यूएन जनरल असेंबली इलेक्टेड 5 नॉन परमानेंट मेंबर फॉर यूएनएससी आउट ऑफ 10 इन टोटल फॉर अ 1 ईयर टर्म्स। यही बात इसने गलत कह दी। भाई अभी हमने पढ़ा था कि ये किसकी बात करता है? भाई ये बात करता है 2 ईयर्स की, 1 ईयर की बात नहीं करता है, ठीक है? तो ये बात तो सही है कि वो 5 मेंबर जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, इनको ये इलेक्ट करता है, बट वो 2 ईयर के लिए करता है, ना कि 1 ईयर के लिए। तो ये हमारा थर्ड वाला क्लियर कट है, गलत है। तो आंसर क्या हो गया? 1 एंड 2। हालाँकि एलिमेंट टेक्निक हट गई है, बट हमें ये देख के चलना है कि भाई कौन-सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चन हमारा वाई एन न्यूज़ से ही सॉल्व हो रहा था। देखते हैं, राइट? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द 2 ईयर टर्म्स। क्लियर कट है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब हमारे पास यहाँ भी हमारे पास ये क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ, ये पीस कीपिंग के बारे में थोड़ी डिटेल एनालिसिस है। सो हम देखते हैं यूएन पीस कीपिंग, पीस कीपर्स, तो क्या है, क्या नहीं है? तो इंडिया लीड कर रहा है ग्रुप ऑफ फाइनेंस लॉन्च अ न्यू डेटाबेस डिजाइन टू रिकॉर्ड क्राइम, ठीक है? किसके अगेंस्ट में? पीस कीपर्स के अगेंस्ट में। यू कैन से जो भी पीस कीपर्स होते हैं, मतलब जो शांति बनाए रखना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट में जो भी क्राइम रिकॉर्ड्स करे गए, उनका डेटाबेसेस को लॉन्च करा गया है एंड मॉनिटर प्रोग्रेस इन अ होल्डिंग परपेट्रेटर्स एंड अकाउंटेबल। अब बात करते हैं हम कि पीस कीपर्स होते क्या हैं, ठीक है? तो वो हम बाद में देखते हैं कि पीस कीपर का मतलब होता है। आपने सुना होगा कई हमारी कंट्री के जो आर्मी मैन होते हैं, वो अदर कंट्रियों में सेवा देते हैं, या अदर कंट्री के होते हैं वो हमारी कंट्री में देते हैं, तो इनका एक ग्रुप बना लिया जाता है, ठीक है? तो ये लोग चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, जो कि इससे बहुत ज़्यादा कहते हैं आपकी ह्यूमैनिटी को चैलेंज फेस करनी पड़ती है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए एक इस टाइप का ग्रुप बनाया जाता है, राइट? सो अब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की, तो इसमें अदर बहुत सी कंट्रियाँ मिली हुई होती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इसको लॉन्च करा गया था इंडिया के द्वारा 2022 में, और ये प्रमोट करता है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है इनकी जवाबदेही होगी। किसके लिए? क्राइम हो रहा है किसके अगेंस्ट में? ब्लू हेलमेट्स ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ब्लू हेलमेट्स क्या है? ये भी एक आर्मी है, राइट? तो अगर इनके साथ अगर क्राइम हो रहा है तो उसकी जवाबदेही के लिए इनको प्रमोट करने का काम जो करता है वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स करता है, जिसको इंडिया के द्वारा 2022 में लॉन्च करा गया। अब भाई ब्लू हेलमेट्स क्या है? तो वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। ब्लू हेलमेट्स ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स हैं। पीस कीपर्स का मतलब समझ रहे हैं ना? ये एक ग्रुप्स है लोगों का। वो वियर द लाइट ब्लू हेलमेट्स, तो वो ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं। दे आर डिप्लॉयड टू कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन, और उनको वहाँ पे डिप्लॉय करा जाता है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स हैं अराउंड द वर्ल्ड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। और इनका मेन काम होता है कि ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे, ठीक है? हाउ डू दे वर्क? तो ब्लू हेलमेट जो हैं वो ड्रॉ फ्रॉम द नेशनल आर्मीज़, पुलिस फोर्स एंड सिविल एक्सपर्ट होते हैं इसमें, ठीक है? दे वर्क द यूएन पुलिस एंड सिविलियन कलीग्स टू प्रोटेक्ट सिविलियंस, प्रमोट पीस प्रोसेस एंड सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीस एग्रीमेंट। तो सारा कुछ इनका जो मेन काम है वो पीस एंड सिक्योरिटी को लेके है। यूएन हैज़ डिप्लॉयड ब्लू हेलमेट्स इन अ कंट्री सच एज़ कंबोडिया, मोज़ाम्बिक, सीरिया एंड अंगोला एंड तिमोर लीस्ट एंड लीबिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू हेलमेट्स को क्या करा गया था? डिप्लॉय करा गया था। क्लियर कट है? चलिए, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, ठीक है? आगे बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति जो हुई वो 1948 में हुई, ठीक है? यूएन मिलिट्री जो है वो ऑब्जर्व करता है इन वेस्ट एशिया फॉर द एमेरिटिस एग्रीमेंट, राइट? आगे बात करते हैं इनका मेन काम क्या है? तो वही वाली बात है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पे पीस की बात करने की बात करता है, मतलब शांति की। प्रिंसिपल क्या है इनके? कंसेंट, इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज़ ऑफ फोर्स एक्सपर्ट्स इन अ सेल्फ डिफेंस एंड मैंडेट डिफेंस, ठीक है? ब्लू हेलमेट तो यूएन पीस कीपर्स वियर डिस्टिंक्ट ब्लू हेलमेट्स, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि ब्लू हेलमेट एक्चुअली में क्या है? तो ये भी पीस कीपर्स हैं, राइट? आगे बात करते हैं कि डिप्लॉयमेंट्स कैसे होता है पीस कीपर्स का। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिटरमाइन करती है कि यूएन पीस कीपिंग इनको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा बाय द
एडॉप्टिंग अ रेजुलेशंस, तो एक एडॉप्ट करा जाएगा रेजुलेशन, आफ्टर दैट उनको डिप्लॉय करा जाएगा। मतलब डिप्लॉय का मतलब होता है उनको उस स्थान पर तैनात कर देना, राइट? और जो बजट एंड रिसोर्स हैं, उनको ये सब्जेक्ट में किसके होंगे? जनरल असेंबली के अप्रूवल से, राइट? और जो हर मेंबर होगा स्टेट्स का, यूएन का, वो लीगली ऑब्लिगेटेड है कि वो पे करेगा अपने रेस्पेक्टिव शेयर को, ठीक है? टुवर्ड किसके लिए? पीस कीपिंग के लिए, जो भी इसमें मेंबर है। डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन की बात करेंगे ऑफ यूएन, ये प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस, किसके लिए? पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए, राइट? सक्सेस की बात करेंगे तो यूएन पीस कीपिंग की बात करेंगे तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1988 में, राइट? इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इसमें कुछ? यस, इंडिया वाज द फर्स्ट, इंडिया एक ऐसा देश है जिसने पहली बार एन ऑल वुमन यूनिट अंडर द यूएनपीके व्हिच वाज टू सेंड टू लिबिया। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया पहला देश है जिसने वुमेन को सेंड करा था कहाँ पे? लिबिया में, राइट? अच्छा, आगे बात करेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएन पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द मिलिट्री पर्सनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये चीजें इंडिया का कंट्रीब्यूशन देख लेना है हमें, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे पीस कीपर्स को डिप्लॉय करा गया था वो देख लेना है, एंड ब्लू हेलमेट जो है वो किससे रिलेवेंट है वो देख लेना है, राइट? अब देखिए यहाँ पे जो टैकल करने वाली चीज़ थी वो हमने कर ली, ठीक है? आगे बात करते हैं फिर अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू यूएन। तो यूएन के जो भी डेवलपमेंट है वो भी हम थोड़े से देखेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशंस फॉर द एशिया, द पैसिफिक, राइट? जिसे हम यूएन स्कैप बोलते हैं। अभी हुआ क्या वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2024, ये रिलीज हुआ है। इट इज एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशंस है। कब से चला आ रहा है? ये 1947 से, ठीक है? अब बात करते हैं हम एसकैप की। तो ये एसकैप यू कैन से दैट ये हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया पैसिफिक, ठीक है? सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक थाईलैंड में है। और थोड़ा-सा ओवरव्यू देखते हैं तो क्या है, इसकी उत्पत्ति जो है 1947 में हुई, ठीक है? और ये किस रूप में बना था? इकोनॉमिक कमीशंस फॉर द एशिया एंड फोरकास्ट के रूप में, ठीक है? और इसका रीनेम करा गया, तो बाद में जो एसकैप था, ठीक है? वो कर दिया गया इन्हें 1976 में। मेंबरशिप की बात करेंगे तो 53 मेंबर है। इंडिया इसमें फुल टाइम मेंबर है और 9 इसके एसोसिएट मेंबर हैं। फंक्शन की बात करेंगे तो ये फोरम फॉर द गवर्नमेंट जो कि डिस्कस करता है इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, नाम से ही पता चल रहा है ना भैया हमें, तो बस इतना देखना है, इसमें और कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? आगे बात करते हैं फिर हमारे पास द यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉर्मली, इसको जो फॉर्मली ये किस नेम से जाना जाता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि यू कैन से दैट अंकटाड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसकी 60वीं एनिवर्सरी मिल रही है, बन रही है, इसलिए न्यूज़ में है, ठीक है? तो ये देख के चलना होता है भाई हमें, ठीक है ना? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उसे हम टैकल करेंगे, नहीं है तो हम चलते चले जाएँगे। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी उत्पत्ति 1964 में हुई, ठीक है? किसके द्वारा? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। अंकटाड की बात करेंगे तो इसको रिवेंडेड करा गया यूएन ट्रेड डेवलपमेंट के लिए। इसका मेन काम क्या है? ये ऐड करता है, मतलब सहायता देता है जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है? मतलब जो डेवलपिंग, नॉट ए डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री है उनको सहायता देता है इन इंटीग्रेटिंग इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, कि भैया वो ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो पाएँ, यू कैन से दैट उनके साथ आ पाएँ। तो इसमें मेंबर की बात करेंगे तो 195 मेंबर है और इंडिया भी इसका पार्ट है। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये हम एक्चुअली में याद कैसे रखें? तो आपको ये इतना याद रखना है कि अंकटाड की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया जो है वो मेंबर है। सिर्फ इंडिया के बारे में देखना है, अपने बारे में देख के चलना है, क्वेश्चन 100% टिक होगा, ठीक है? आगे बात करते हैं अदर की फैक्ट ऑन अंकडार की बात करेंगे तो इसकी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट है। ये सारी रिपोर्ट है किसकी? अंकडार की। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए इंडिया पार्ट्स है। और कौन-कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं इसकी? तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट। ये मैंने एक बारी और पढ़ दिया, जैसे कि आपको ये माइंडसेट बन जाए कि हाँ, ये देखना है हमें, बस 2 ही चीज़ है हमारे लिए देखने के लिए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं इसके अचीवमेंट्स की। तो इसने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द डेवलपमेंट एंड ये मैंडेट करा जाता है ग्लोबल कम्युनिटी इन अदिस अबाबा एजेंडा 2015 के थ्रू, राइट? एंड डेब्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम्स प्रोग्राम, यू कैन से दैट डीएमएफएफ प्रोग्राम्स, राइट? तो ये चीज़ हमें देखनी होती है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको, सिर्फ ये देखना है एंड देन ये देखना है। आगे बात करते हैं फिर हमारे पास यूएन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, यानी कि यूएनजीएफ जीसीएफ, इसकी बात करेंगे तो इसको इनॉग्रेट करा गया एडिशन, इसको होस्ट करा गया यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस, ठीक है? अब बात करें यूएनजीएससीएफ की, तो उसका मेन काम है कि एड्रेस करता है जो भी डिसरप्शन हो रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में, ठीक है? और वो एक्चुअली में ये जो डिसरप्शन हो रहे हैं किस कारण हो रहे हैं? क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इंटरडिपेंडेंसीज। तो इस कारण से जो भी यू कैन से दैट जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उनको इन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन में उनको ये एड्रेस करने का काम करता है यूएनजीएससीएफ। क्लियर कट है? अच्छा, इसका इसके इससे क्या-क्या आउटकम निकलते हैं? तो ये लॉन्च करता है मैनिफेस्टो फॉर द intermodals, low carbon, efficient and resilience freight transport and logistics to meet global climate target, ठीक है? अच्छा, ये इंट्रोड्यूस करता है डिजिटल सॉल्यूशन लाइक यू कैन सी दैट गाइडलाइन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो फॉर ट्रेड एंड द अंकटाड, यानी कि ट्रेड एंड
ट्रांसपोर्ट डेटाबेस जो कि ऑप्टिमाइज़ करता है ट्रेड फ्लो को, राइट? फोकस एरिया क्या है इसके, वो थोड़ा-सा हमें देख लेना है। तो जैसे स्ट्रेंथिंग करना सप्लाई चेन रेजिलियंस को, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको देखना है यूएन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम जो है, वो मेनली फोकस करता है जो स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, राइट? तो इस तरीके से देख के चलना होता है हमें, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। बात करते हैं G4 नेशंस की, ये क्यों न्यूज़ में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सॉरी मीट्स टू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ G4 नेशंस इन न्यूयॉर्क। तो कुल मिला के ये है कि इनकी मीटिंग हुई है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, इसलिए ये न्यूज़ में, राइट? अच्छा, इसमें और क्या आवश्यकता है कि अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसके थ्रू? टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस के थ्रू, राइट? तो ये न्यूज़ में आने के कारण है। अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि G4 नेशंस की बात करेंगे तो इसमें 4 नेशंस आते हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए अगर पूछेगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि G4 नेशंस में कौन-कौन सी कंट्री है। इसका मेन एम क्या है कि ये सपोर्ट करता है ईच अदर, आपस में एक-दूसरे को ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है? आगे इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रपोज़ करेंगे इंक्रीजिंग यूएनएससी मेंबरशिप टू 25 से 26 विद 6 परमानेंट एंड 4 से 5 नॉन परमानेंट्स, राइट? सो ये सब इसके पर्पज़ है एंड एम है, वो हमें थोड़ी सी देखनी है, बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन-कौन से इसके 4 जो नेशंस आते हैं, ठीक है? यूनाइटेड राइट, यूनाइटिंग फॉर द सेंसस यानी यूएफसी, ये क्या है? ये ग्रुप है ऑफ कंट्रियों का जो कि अपोज करता है G4 नेशंस रिक्वेस्ट फॉर द परमानेंट सीट्स। तो यहाँ पे G4 नेशंस है ना, वो परमानेंट सीट की बात कर रहे हैं किसमें? यूएनएससी में। उसी की लड़ाई चल रही है, तो बट उसके अगेंस्ट में है यूनाइटेड फॉर द कंसेंस, ठीक है? ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, ठीक है? तो ये एक और ग्रुप है जो उनकी यू कैन से दैट ये अपोज करता है G4 नेशंस का, यूनाइटिंग फॉर द कॉन्सेंस, ये भी आप याद रखेंगे थोड़ा सा। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? तो इसमें जैसे अर्जेंटीना है, कनाडा है, कोलंबिया है, कोस्टिका, इटली है, माल्टा है, मैक्सिको, पाकिस्तान, ये तो भाई हमारे अगेंस्ट में खड़ा ही हुआ है ना, तो आप वैसे ही अंदाज़ा लगा सकते हो। रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, सैन मैरिनो, स्पेन एंड टर्की है, राइट? और आप कह सकते हो यूएफसी को हम कॉफ़ी क्लब के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं ना भई हम टलुआ बैठे हैं, चलो भाई कॉफ़ी पीते हैं, है ना? किसी की बुराई कर दो, तो ये 4 नेशंस यूएनएससी में परमानेंट सीट की बात कर रहे हैं और ये उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, राइट? अब हमारे लिए फिर आ जाता है क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, तो इसके बारे में बात करते हैं, ये क्यों न्यूज़ में है? तो अभी हुआ क्या है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, इसने प्रोसिक्यूटर्स को साउट करा है अरेस्ट वारंट फॉर द इज़राइल्स पीएम्स एंड हमास लीडर्स फॉर द क्राइम, किसके अगेंस्ट में? ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स, ठीक है? अच्छा, आगे बात करें इसकी और क्या न्यूज़ है इसके बारे में। 2023 में क्या हुआ था, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स है उसने अरेस्ट वारंट जारी करे थे रसिया प्रेसिडेंट्स ओवर द यूक्रेन्स, ठीक है? तो रसिया प्रेसिडेंट्स के लिए जो यूक्रेन पे फाइट हो रही थी उसके लिए, राइट? अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आईसीसी अरेस्ट वारंट की बात करेंगे। समझते हैं ना भई कि कोई क्रिमिनल का है, पता है कि भई ये बंदा गड़बड़ करेगा तो अरेस्ट वारंट जारी करना इसके लिए, या कर दिया तो भी। तो accused face arrest on restricted movements as a member state must comply, राइट? अच्छा, हम बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। तो इसको स्टेबलाइज़ करा गया, फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, जो प्रोसिक्यूट करता है सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स को, ठीक है? रिमोट स्टेटस की बात करेंगे तो इसे अडॉप्ट करा गया 1998 में और ये एनफोर्स हुआ 2002 में। टाइप ऑफ क्राइम की बात करेंगे तो जीनोसाइड्स, क्राम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है? वॉर क्राइम्स, क्राइम फॉर एग्रेशंस। तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स कब खड़ा हो जाता है? कि भई आप जीनोसाइड कर रहे हैं या ह्यूमैनिटी के खिलाफ आप क्राइम कर रहे हैं, वो या फिर यू कैन से दैट वॉर कर रहे हैं आप विदाउट एनी रीजन्स, तो उसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स खड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है, राइट? इसी तरीके से हम मेंबर बात करते हैं तो इसमें 124 स्टेट पार्ट्स ही हैं, यू कैन से कंट्री हैं। पैलेस्तीन जो है, अभी हम बात कर रहे थे ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है पैलेस्तीन। इसको आपको ज़रूर देख के चलना है कि ये क्यों न्यूज़ में है। इसके क्वेश्चंस बनने के पूरे-पूरे चांस हैं। ये 23rd मेंबर बना था 2015 में। मलेशिया जो है वो 124वाँ मेंबर बना था 2019 में, ठीक है? आगे बात करेंगे अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया का क्या हाल है? तो इसमें इंडिया, इज़राइल, यूएस, रशिया, चाइना ये मेंबर नहीं है। समझ गए आप? तो आईसीसी में इंडिया मेंबर नहीं है। एनफोर्समेंट की बात करेंगे तो आईसीसी जो डिसीजंस होता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम, या श्योर, ये हमने देख लिया था। अब हमारे पास कंपैरिज़न की बात करते हैं हम, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स एंड एक और मिलता है हमें इंटरनेशनल वेट इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, राइट? इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। हालाँकि दिया नहीं है ये, बट यहाँ पे कंपैरिज़न करने की बात करी गई है। सो देखते हैं क्या है। सबसे पहले पैरामीटर, जैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, कंपोज़िशन क्या है, केसेस क्या-क्या टैकल करता है, तो वो थोड़ा-सा हम देखेंगे। सॉरी, राइट। सो हम बात करते हैं आईसीसी। इसका जेनेसिस जो है वो रोम स्टैट्यूट्स है और आईसीसी की बात करेंगे तो इसको 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड्स में, और इसका जो है वो पीस प्लेस इन द हेग, नीदरलैंड्स, तो दोनों का हेडक्वार्टर तो सेम है, ठीक है? अच्छा, जबकि ये है पीस पैलेस में, ठीक है? कंपोज़िशन की बात करेंगे तो 18 जज होते हैं विदिन अ 9 ईयर, 9 साल के लिए, नॉन रिन्यूएबल टर्म्स,
इन 3 डिविजन्स जैसे प्री ट्रायल्स, ट्रायल्स, अपील्स सिलेक्टेड बाय द असेंबली ऑफ द स्टेट पार्ट्स। अच्छा, इसमें कितने होते हैं जज? अगर यहाँ हम बात करें आईसीजे की, तो 15 जज होते हैं, जिनको इलेक्ट किया जाता है 9 साल के लिए, किसके द्वारा? यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। अब केसेस की बात करेंगे तो आईसीसी जो है, वो होल्ड्स करता है ओनली इंडिविजुअल क्रिमिनल्स रिस्पांसिबल फॉर द ऑफेंस के लिए, राइट? ठीक है? बट आईसीजे की बात करेंगे तो ये कोर्ट जो है, वो रूल करता है 2 टाइप्स केस को। जैसे एक मिलता है हमें कॉन्टिन्यूटी से केस को लेके, ठीक है? जैसे लीगल डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन स्टेट्स एंड हू आर द पार्टीज टू आईसीजे एंड एक्सप्लिसिटली गिवन कंसेंट, राइट? और एडवाइजरी प्रोसीडिंग की बात करेंगे तो रिक्वेस्ट फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन और लीगल क्वेश्चन। तो लीगल क्वेश्चन पे ये एडवाइजरी ओपिनियन की रिक्वेस्ट करेगा, रेफर टू इट किसके लिए? बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स एंड सर्टेन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है? तो आपको थोड़ा-थोड़ा देख लेना है कि आईसीसी एंड आईसीजे में क्या-क्या अंतर है, ठीक है? आगे बात करते हैं हम, देखिए ब्रिक्स। ब्रिक्स पे बॉडी बेस्ड क्वेश्चन पहले बनते थे बट अब नहीं बनते हैं। इस क्वेश्चन को हम बाद में टैकल करेंगे, और हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। सो अभी हुआ क्या है, 16वां जो है ब्रिक्स का समिट हुआ है कहाँ पे? कज़ान, रसिया में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा-सा ब्रिक्स का। तो इसकी उत्पत्ति जो है यू कैन दैट जेम ओनिल 2001, ठीक है? जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं ब्रिटिश, ठीक है? उन्होंने उन्हीं के नाम से ही है। सो ब्रिक्स जो है फॉर्मलाइज़ एट G8 आउटरीच समिट 2006 में। फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी रसिया 2009 में, ठीक है? मेंबर की बात करेंगे तो ओरिजिनल इसके 5 हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है? एंड साउथ अफ्रीका जिसने जॉइन किया था इस ग्रुप को 2010 में। न्यू मेंबर की बात करेंगे तो इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो ये पहला साउथ साउथ एशियाज़ मेंबर है ब्रिक्स के लिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला मेंबर जो है वो कौन है? इंडोनेशिया। सऊदी अरेबिया की बात करेंगे तो स्टिल हैड नॉट मेड अ फॉर्मल डिसीजन एट द एंड ऑफ द 2024। तो अभी फॉर्मल कोई डिसीजन नहीं आया है इस पे सऊदी अरेबिया को लेके, सऊदी अरेबिया। ब्रिक्स पार्टनर्स की बात करेंगे कौन-कौन सी कंट्री हैं, तो इसमें आपको मिलेगा बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान एंड नाइजीरिया, राइट? सेक्रेटरीट की बात करेंगे तो कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट और ऑफिस नहीं है किसका? ब्रिक्स का। अच्छा, ब्रिक्स के लिए ब्रिक्स ने क्या-क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शंघाई, चाइना में, ठीक है? ये फंड इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रिक्स का, एंड ये इमर्जिंग करता है, इकोनॉमिक एंड इंश्योर करता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड वोटिंग पावर देता है सारे मेंबरों को, ठीक है? इसकी उत्पत्ति जो है वो 6 ब्रिक्स समिट में हुई, जो कि फोर्ट लेक, ब्राज़ील 2014 में हुई, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं, फिर हमें मिलता है कॉन्टिजेंट्स रिजर्व्स अरेंजमेंट, ये भी किसका है? ब्रिक्स की इनिशिएटिव है। ये प्रोवाइड करता है एसेंशियल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट, जो भी मेंबर हैं, ठीक है? यू कैन से दैट, थोड़ा कम नहीं दिख रहा होगा, या जो भी मेंबर नेशंस हैं, ठीक है? जो एनकाउंटरिंग करते हैं बैलेंस ऑफ द पेमेंट चैलेंज को लेके। ब्रिक्स ग्रीन एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये रशियन लीड इनिशिएटिव है, जो फोकस करती है ऑन क्रिएटिंग ए फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेडिंग सिस्टम पे, ठीक है? किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विद इन द ब्रिक्स कम्युनिटी, एंड एनहांस करती है फूड सिक्योरिटी को। ये ब्रिक्स ग्रीन एक्सचेंज है, ठीक है? मतलब भाई आपके यहाँ ग्रीन अगर अच्छा हो रहा है तो हम एक्सचेंज करो, हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आपको एक्सचेंज करेंगे, ठीक है? ये भी ब्रिक्स की इनिशिएटिव है। आगे बात करेंगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस की, तो ये स्ट्रेंथन करता है पार्टनरशिप इन स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है? उसके बाद है ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये ब्रिक्स पे, तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सर्विस है फॉर द सेटलमेंट एंड ऑफरिंग करता है एन अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट एंड ब्रिक्स नेशंस को, क्लियर है? अब देखेंगे क्वेश्चंस जो है वो कैसे बनाता है ब्रिक्स का। सो ये है हमारे पास, या with reference to grouping of the country known as the BRICS, consider the following statement. The first summit of the BRICS was held in Rio de Janeiro 2009. अब यहाँ तो क्वेश्चन देखते हैं अभी। साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू जॉइन द ग्रुप ब्रिक्स ग्रुपिंग। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ब्राजील हो गया, आर फॉर रसिया हो गया, आई फॉर इंडिया हो गया, सी फॉर चाइना हो गया एंड एस फॉर यू कैन साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है? अब हम बात करें यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में, तो उसकी आप देख रहे होंगे जो पहली मीटिंग है वो रियो डी जेनेरो दिखा रहा है। अब देखिए इस टाइप के जब होते हैं ना, फर्स्ट ये चैलेंजिंग कर रहे होते हैं स्टेटमेंट कि भाई क्वेश्चन ये इसी तरीके से होगा। तो आप देखेंगे कि ये रशिया में हुई थी, ना कि रियो डे जेनेरियो में हुई थी, ठीक है? तो ये तो श्योर शॉट है कि हमारा पहला वाला गलत हो गया। आगे बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका, ये हमने पहली बात करा, ये लास्ट जो है जिसने ब्रिक्स को जॉइन किया था, क्लियर कट है, तो उसी के नाम से ही तो है ना ये साउथ अफ्रीका। सो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ये ओनली 2 क्वेश्चंस सही होगा, बट अब इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं बनने में, ये भी क्लियर कर दूँगा आपको, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। फिर है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस, यानी कि आसियान्स। तो आसियान की बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन इसके बने हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स जो है इंडिया, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है 21st एशियन इंडियन समिट ना वियतनाम लाओ पीडीआर में, ठीक है? सो आपकी बात करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है।
थोड़ा-सा इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो 1967 में हुई। कहाँ पे? बैंकॉक में। विद द साइन किया गया था किसके द्वारा? एशियन डिक्लेरेशंस यानी बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसमें 5 मेंबर थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। इसमें प्रेजेंटली बात करें तो 10 मेंबर हैं, ठीक है? दिल्ली डायलॉग की बात करेंगे तो ये एनुअल ट्रैक 1.5 फोरम है जो डिस्कस करता है इश्यू बिटवीन द आसियान एंड इंडिया, ठीक है? डायलॉग पार्टनर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, फेडरेशंस, यूके एंड यूएस, ठीक है? सो ये सब इसके क्या हैं? डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है? अब देखिए ये थोड़े-से हम कंट्री देख लेते हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे ये साउथ ईस्ट एशिया के। सो इसमें देखिए आपको यहाँ पे लाओस मिलेगा, सबसे पहले म्यांमार मिलेगा, क्लियर कट है? उसके बाद आपको यहाँ लाओस मिल जाएगा, फिर इधर आपको वियतनाम मिलेगा, थाईलैंड मिल जाएगा, कंबोडिया मिल जाएगा, मलेशिया मिल जाएगा, ब्रुनई एंड यू कैन सी दैट ये जेरूसलम्स, फिलीपींस मिल जाएगा, इंडोनेशिया मिल जाएगा, सिंगापुर मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये आसियान कंट्री है। सो एक बार मैं आपको इसे याद भी कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है? सो देखते हैं, इसको एक्चुअली में हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे एमएमबीएस। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको और वैसा कर लेता हूँ, ये कम दिख रहा होगा आपको, सॉरी। या ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं हम, ठीक है? सो हम बात करते हैं एमबीबीएस और यहाँ पे मिलता है हमें ये एमबीबीएस हो गया, ठीक है? और यहाँ मिलेगा हमें क्लिप, दिख रहा है कि नहीं? कम दिख रहा है। चलिए कलर फिर चेंज करते हैं हम और इसमें कलर हम आपका रेड ही ठीक दिख रहा था मेरे को भाई। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। क्लिप एंड टीबी, ठीक है? अब इनसे कैसे याद रखेंगे? एक बार मैं लिख रहा हूँ दोबारा। हमारे पास है एम एम बी एस और यहाँ हो गया क्लिप, राइट? और क्लिप और ये इधर हमने मान के चलो लिख दिया टीबी। तो इस तरीके से आपको ना ये न्यूमोनिक थोड़ा-सा याद रखना है, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है आपसे आसियान कंट्री पूछ ले तो आप थोड़ा माइंडसेट ना बने। अब एम4 क्या है हमारे पास? देखिए एक हो गया एम4 हमारे पास म्यांमार, राइट? अच्छा एक और एम है हमारे पास तो उसका मतलब हो गया मलेशिया, ठीक है? एक हो गया बी4 हो गया हमारे पास, यू कैन से दैट ब्रुनई, यहाँ से हम ब्रुनई ले जाएँगे। एस4 हमारे पास एक हो गया सिंगापुर, क्लियर कट है? और उसके बाद सी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है क्या? सी4 हमें मिल जाता है यहाँ पे कंबोडिया एंड एल की बात करेंगे तो एल हमें मिल जाता है लाओस एंड क्लिप यानी कि आई की बात करेंगे तो आई हमें मिल जाएगा इंडोनेशिया एंड पी की बात करेंगे तो मिल जाएगा हमें फिलीपींस, ठीक है? और टी4 हो गया हमारे पास थाईलैंड और बी4 हो गया हमारे पास वियतनाम, क्लियर कट है? तो आप ये शॉर्ट फॉर्म है एमबीबीएस, क्लिप, टीबी। आप कह सकते हो कि भाई मैं तो आया घर में और मैं तो मतलब कहते नहीं है वो या से आसान टाइप से मैं आसान टाइप से लेटूँगा और बहुत हो गई एमबीबीएस, अब भाई क्लिप चलाऊँगा और उसपे टीवी देखूँगा। इस तरीके से आप इसको निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं। क्लियर कट है? चलिए, आगे बात करते हैं जो की इंस्टीट्यूशंस हैं क्या आसियान के, तो आसियान जो है राइट, आसियान की बात करेंगे तो ये रीजनल्स फोरम यानी कि एआरएफ इसको स्टेबलाइज़ करा गया था 1994 में। इंडिया ने इसको जॉइन करा था 1996 में। इसमें 27 मेंबर हैं, जो 10 आसियान मेंबर स्टेट्स हैं और यू कैन सी दैट 10 आसियान डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसका मेन काम क्या है आसियान रीजनल फोरम का? तो ये प्लेटफ़ॉर्म है डायलॉग एंड कोऑपरेशन के लिए जी इसके लिए पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यू जो होते हैं आसियान मेंबर कंट्रीज़ और उनके पार्टनर को यू यू कैन से दैट प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराता है। आगे बात करते हैं आसियान फ्यूचर फोरम की, तो इसको प्रपोज़ करा गया वियतनाम के द्वारा एट द 43rd आसियान समिट इन 2023 में। ये कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये अभी लेटेस्ट निकल के गया है कि आसियान फ्यूचर फोरम जो है, वो किसके द्वारा प्रपोज़ करा गया? अब आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये भी वियतनाम के द्वारा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद करेंगे ये कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है फॉर आसियान मेंबर स्टेट्स के लिए एज़ वेल एज़ जो भी पार्टनर कंट्री है उनके लिए और ये शेयर करता है न्यू आइडिया एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस, ठीक है? इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है आसियान फ्यूचर फोरम का। अगर हम बात करें अदर की आसियान इंस्टीट्यूशंस की, तो आसियान प्लस 3 कोऑपरेशन है जिसमें आसियान मेंबर स्टेट्स हैं, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इंडिया इज़ अ एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस यानी कि एडीएमएम प्लस का एंड एक्सपेंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम का। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है इंडिया, राइट? अगर हम बात करें इंडिया और आसियान के बीच में क्या है अपना उस रिलेशन उससे, सो इसकी उत्पत्ति हुई इट इज़ इंडिया जो है फॉर्मल एंगेजमेंट हुआ आसियान में 1992 में, ठीक है? इंडिया जो है वो डायलॉग पार्टनर हुआ 1996 में एंड समिट लेवल पार्टनर जो करा 2002 में एंड फोर्स्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी 2012 में। एक्सरसाइज़ क्या-क्या चल रही है इंडिया और आसियान के बीच में, तो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज़ है, आसियान सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज़ है, राइट? सो ये चीज़ हमें देखनी होती है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या नहीं है हमारे पास। आगे बात करेंगे ईस्ट एशिया समिट्स की, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अटेंड करा 19 जो ईस्ट आसिया समिट्स है, जो कि जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई। अगर हम ईस्ट एशिया समिट्स की बात करेंगे तो इसको स्टेबलाइज़ करा गया 2005 में, कहाँ पे? कुआलालंपुर, मलेशिया में और इसका नेचर क्या है? ये लीडर लेड फोरम है, इसके लिए डायलॉग जो भी होते हैं स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यू को लेके। मेंबर की बात करेंगे तो 18 मेंबर हैं, आसियान प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड रशिया एंड यूएस। अब भाई हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि इंडिया जो है
वो भी पार्टनर है किसमें? ईस्ट एशिया समिट्स में, ठीक है? इसके 6 प्रायोरिटी एरिया हैं कोऑपरेशंस के लिए, जैसे एनवायरमेंटल एंड एनर्जी, एजुकेशंस, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यू एंड नेचुरल डिसास्टर मैनेजमेंट एंड आसियान कनेक्टिविटी। किसके? ईस्ट एशिया समिट्स के ये प्रायोरिटी एरिया हैं, राइट? आगे बात करते हैं, फिर हमें मिलता है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट यानी कि अटीगा। तो ये 5th जॉइंट कमिटी मीटिंग हुई रिसेंटली जो कि जकार्ता में, और इसने रिव्यू करा आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है? अच्छा, अब बात करेंगे अटीगा की, तो इसको साइन करा गया 2009 में। इसका मेन काम क्या है अटीगा का? ये रिड्यूस करता है जो भी ट्रेड बैरियर आते हैं, और किसमें? यू कैन से दैट बिटवीन आसियान एंड इंडिया के बीच में। ट्रेड रिलेशन की बात करेंगे तो इंडिया हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट विद इन आसियान, तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया है वो ट्रेड डेफिसिट में है किसके साथ? आसियान के साथ, राइट? सो इस तरीके से देख के चलना है। सो अब हम बात करते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशंस यानी कि सार्क की, तो ये न्यूज़ में क्यों है? अभी आरबीआई ने अनाउंस करा है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो कि 2024 से 27 के लिए होगा, राइट? लगभग 3 साल के लिए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है क्या? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लगभग 2 कंट्रियों के बीच में, जिसमें वो एग्री करती हैं कि वो एक्सचेंज करेंगी अपनी आपस की दोनों करेंसियों को एंड सेट करेंगे रेट, ठीक है? देन टू री-एक्सचेंज दोज़ करेंसी एट एन एग्रीड अपॉन द रेट एट फिक्स्ड डेट इन फ्यूचर्स, राइट? अच्छा, अदर सिग्निफिकेंट क्या है सीएसए ऑफ इंडिया के? तो जैसे ब्रिक्स कॉन्टिजेंट्स रिजर्व एग्रीमेंट हुआ, जो कि 2015 में। इसी तरीके से इंडिया जापान बायलैटरल सीएसए अमाउंट, जिसमें $75 बिलियन की बात करी गई है, एंड अदर सीएसए की बात करें तो जैसे इंडिया यूएई सीएसए, इंडिया श्रीलंका सीएसए, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं, फिर है हमारे पास ये एक्चुअली में बॉडी। सो इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, तो उसको स्टेबलाइज़ करा गया 1985 में, सार्क चार्टर्ड इन ढाका के द्वारा। मेंबरशिप में कौन-कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ऑब्जेक्टिव स्टेटस की बात करेंगे तो 9 कंट्री हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें सार्क की कंट्री याद होनी चाहिए। तो मैं बताऊँ आपको, आप एक आम भाषा में याद कर सकते हैं, जैसे सार्क एक मछली है, जिसने किसी बंदे को काट लिया, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा किसी भी डॉक्टर के पास, यानी कि एमबीबीएस, ठीक है? अब वो क्यों जा रहा है भैया? क्योंकि मछली ने काट लिया तो उसको पेन हो रहा है, ठीक है? तो इसमें सारे कंट्री आ गए हमारे सार्क वाले। ये एक न्यूमोनिक होता है, आप और भी तरीके से याद कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। जैसे एम4 हमें मिल जाएगा मालदीव, राइट? एंड वी4 हमें मिल जाएगा यहाँ पे भूटान, ठीक है? एंड बी4 हमें मिल जाएगा बांग्लादेश, राइट? और एस4 हमें यहाँ मिल जाएगा श्रीलंका, क्लियर कट है? पी4 की अगर हम बात करेंगे तो पी4 हमें पाकिस्तान मिल जाएगा, ए की बात करेंगे तो यहाँ हमें अफगानिस्तान मिल जाएगा, एंड देन आई की बात करेंगे तो हमें इंडिया मिल जाएगा, एंड एन की बात करेंगे तो नेपाल मिल जाएगा, ठीक है? तो ये एक तरीका है याद करने का। अच्छा, आगे बात करते हैं अदर की फैक्ट ऑफ सार्क, हालाँकि पीसीएस में क्वेश्चन इसका बना है। सो ये डिसीजन लेता है एट ऑल लेवल इन सार्क, ठीक है? टेकन ऑन द बेसिस ऑफ यूनानिमिटी के आधार पर। बायलैटरली एंड कॉन्टिन्यूअस इश्यू एंड एक्सक्लूड फ्रॉम द इट्स डायबिलेटरेशंस। अच्छा, कुछ की इनिशिएटिव भी हैं इसकी, तो वो देख लेते हैं, जैसे साउथ एशिया फ्री ट्रेड, जैसे साफा एग्रीमेंट जो कि 2006 में हुआ था। इसी तरीके से सार्क फूड बैंक 2007 में, इस तरह से सार एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस एंड सतीश 2010 में। इंडिया ने लॉन्च करा था साउथ एशिया सैटेलाइट यानी जीसैट-9 2017 में, ठीक है? आगे बात करेंगे तो सार्क जो है वो हैज़ बीन लार्जली डाइस फंक्शनल सिंस 2016 से, ठीक है? तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देख के हमें चलना पड़ता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। आगे देखते हैं, फिर हमारे पास बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक्स। तो उसके भी हमें कंट्री याद होनी चाहिए, कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से नहीं है। तो ये क्यों न्यूज़ में है, पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। तो बिम्स्टेक्स जो है उसने एक्वायर करा है लीगली पर्सनैलिटी आफ्टर बिम्स्टेक्स चार्टर, जब जब ये फ़ोर्स में आया था, ठीक है? अगर हम बात करें इसकी न्यूज़ की, तो बिम्स्टेक चार्टर जो है वो साइन करा गया एंड एडॉप्ट करा गया 5th समिट ऑफ द ग्रुपिंग इन श्रीलंका जो कि 2022 में हुआ था। बिम्स्टेक चार्टर की बात करेंगे तो ये फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, और ये आउटलाइन जो है इसका मीन है वो गोल, प्रिंसिपल एंड एब्जेक्टिव ऑफ द बिम्स्टेक्स। विद द अगर इसके हम एंडोर्समेंट की बात करेंगे तो इसको करा गया किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा, और जितने मेंबर स्टेट्स हैं वो कंप्लीटेड हैं इसके रेटिफिकेशन से ऑफ द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है? एंड ये चार्टर जो था वो फोर्स में आया कब? मई 2024 में। क्लियर कट है? आगे बात करते हैं हम बिम्स्टेक की, तो इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। और थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, तो इसको स्टेबलाइज़ करा गया 1997 में, और जो साइन हुआ था किसके थ्रू? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। मेंबर इसमें कौन-कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। तो उसके भी कंट्री हम थोड़े से याद कर लेते हैं बिम्स्टेक के। तो यहाँ भी वही रहेगा जो सार्क में था, जो आसियान में था, तो यहाँ भी हमारा एम, बी, बी, एस एंड निट। तो आप कह सकते हो कि बिम्स्टेक यानी कि कह सकते हो कि भई हम किसी बिम पे टेक लगा रहे हैं, तो वहाँ पे एक निप होती है, निट होती है, ठीक है? वो भी एमबीबीएस के थ्रू। तो यहाँ भी न्यूमोनिक का थोड़ा-सा याद करने का टेक्निक और कुछ नहीं है। सो जैसे एम4 आपको मिल जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल म्यांमार, एंड देन बी4 आपको मिल जाएगा भूटान, एंड देन फिर बी की बात करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा बांग्लादेश, एंड एस की बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा श्रीलंका,
एन की बात करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको नेपाल, आई की बात करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा इंडिया एंड देन टी की बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा थाईलैंड। तो ये थोड़े से कंट्री याद रखने होते हैं क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि कौन-सा स्टेटमेंट जो है वो किससे ताल्लुक रखता है, किससे नहीं। यानी कि ये कंट्री जो है इसमें है या नहीं है। इसका मेन काम क्या है बिम्स्टेक का, तो ये प्रमोट करता है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सोशल प्रोग्रेस एंड इंश्योर करता है पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल रीजन्स में, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें याद रखना है। की फैक्ट क्या है बिम्स्टेक के, तो मेजर प्रोजेक्ट जैसे बिम्स्टेक्स मास्टर प्लान फॉर द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए। बिम्स्टेक प्रिंसिपल की बात करेंगे तो सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है? 7 फोकस एरिया हैं इसके बिम्स्टेक के, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेड है, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज है, सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड कनेक्टिविटी है। ये इसके फोकस एरिया हैं बिम्स्टेक के, ठीक है? आगे बात करेंगे तो एक्सरसाइज जो है बिम्स्टेक डिसास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यानी कि डेमैक्स, ठीक है? ये चलाई जा रही है। अब बात करेंगे हम क्वाड की, तो क्वाड क्या है? उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इसने पास करा है स्ट्रेंथन करने के लिए यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान कोऑपरेशंस, ठीक है? या यू कैन से दैट स्ट्रेंथन द क्वाड एक्ट। क्लियर कट है? तो स्ट्रेंथ किसको करा जाएगा? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान कोऑपरेशंस को। मोर न्यूज़ में क्या है तो वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने रन करा क्वाड लीडर समिट जो कि ब्लिंकन यूएस में हुई थी, ठीक है? क्वाड लीडर्स की बात करेंगे तो समिट एडॉप्ट द ब्लिंकन डिक्लेरेशंस। अच्छा जो क्या-क्या और न्यूज़ में है तो अनाउंसमेंट हुए ब्लिंकन डिक्लेरेशंस में वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे क्वाड कैंसर मून सूट है, तो इसमें पार्टनरशिप है कि कॉम्बैट करेंगे किससे? सर्वाइकल कैंसर से। इसी तरीके से क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप जिसका काम था कि ये सस्टेनेबल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेगा। इसके बाद था हमारे पास मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक यानी कि मैत्री। तो इसका मेन काम था कि ये मैक्सिमाइज़ करेगा जो भी टूल है फ्रॉम द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस 2022 एंड अदर क्वाड इनिशिएटिव है। अब बात करते हैं क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन जिसको 2025 में लॉन्च करा जाएगा इम्प्रूव करने के लिए क्या? एंटरप्रेन्योरिटी एंड मैरीटाइम सेफ्टी के लिए। तो ये थोड़े-से आप देख सकते हो कि ब्लिंकन डिक्लेरेशंस में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं और क्या-क्या नहीं। इंडिया जो है वो होस्ट करेगा 2025 में जो क्वाड लीडर समिट होगी एंड जनवरी 2025 में क्वाड हैज़ मार्क्ड 20 ईयर ऑफ द कोऑपरेशंस। ये थोड़ा-सा देख सकते हैं आप, इसको लगभग 20 साल हो गए। अच्छा इसका एम क्या है? सॉरी अबाउट स्ट्रेंथेनिंग द क्वाड एक्ट। तो क्वाड एक्ट को हम क्यों स्ट्रेंथ कर रहे हैं? तो इसका एम है कि स्ट्रेंथेनिंग जॉइंट कोऑपरेशन बिटवीन क्वाड 4 मेंबर जिसमें यू कैन से प्रमोट फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड हेल्थी इंडो पैसिफिक, ठीक है? ये एम है किसका? क्वाड एक्ट को हम स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं उसका, ठीक है? स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे तो क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट करता है प्रोग्रेस ऑफ द न्यूली फॉर्म क्वाड वर्किंग ग्रुप्स, ठीक है? तो उनको थोड़ा-सा हम इमेज में देख लेंगे अभी। आगे बात करते हैं तो 6 लीडर लेवलिंग वर्किंग ग्रुप्स हैं, तो वो थोड़ा-सा हम देखेंगे और पहले हम क्वाड के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो क्वाड की बात करेंगे तो ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस है। ये बात मैंने अभी बताई थी आपको। थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं इसकी और इसका एम क्या है? तो इसका मेन क्वाड का जो मेन एम है, वो प्रमोट करना फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। कुल मिला के हम इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, उसे हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव तरीके से उसे प्रमोट कर पाएँ, ठीक है? अब आते हैं हम टाइमलाइन में, तो 2004 में क्या हुआ था? सॉरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुनामी रिलीफ एफर्ट्स। इसका काम था कि ये प्रोत्साहित करेगा कोलैबोरेशन अमंग द 4 नेशंस के लिए, ठीक है? 2007 में क्या हुआ? फॉर्मलाइज़ करा गया जापान के द्वारा। ये फर्स्ट क्वाड मीटिंग थी, जो कि हेल्ड हुई थी आसियान रीजनल फोरम के रूप में। आगे है 2017 में ये फर्स्ट ऑफिशियल टाइप थी, जो कि फिलीपींस में हुई ड्यूरिंग द ईस्ट एशिया समिट्स में, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है और इसी तरीके से एक एस क्वाड भी होता है। तो हमने अभी देखा क्वाड, क्वाड में तो 4 नेशंस हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। एस क्वाड क्या है? तो इसमें आप देख रहे हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड जापान, ठीक है? ये न्यू 4 वे सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड जापान। तो ये फिलीपींस बढ़ जाता है इसमें, ठीक है? इसका मेन एम है कि ये डीपनिंग इंटीग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना मिलिटराइजेशंस इन साउथ चाइना सी। तो देखिए इसका मेन काम है कि ये काउंटर करेगा किसको? इंडो पैसिफिक रीजन में किसको? चाइना को, एस्क्वाड, ठीक है? अच्छा इसकी उत्पत्ति जो है वो 2024 में एस्क्वाड के रूप में हुई, ठीक है? आगे बात करते हैं फिर हम 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप्स, तो इसमें जैसे हेल्थ, क्लाइमेट, क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ये 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप्स हैं। तो क्वाड की बात करें हेल्थ में, तो क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो कि 2023 में, क्लाइमेट इसको लॉन्च करा गया क्वाड क्लाइमेट चेंज एडप्शंस एंड मिटिगेशंस पैकेज यानी कि क्यू चैम्प 2022 में। इसी के बाद हमारे पास है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो ये सेमीकंडक्टर जो सप्लाई चेन है उसको देखना 2021 में डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन। मैरीटाइम की बात करेंगे 2022 में इसको लॉन्च करा गया इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि आईएमपीडा।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसको लॉन्च करा गया ट्राइलेटरल पार्टनरशिप फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक इनिटिव 2018 में। साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो 2022 में इसको स्टेबलाइज करा गया क्वाड साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब क्या भाई इतना याद रखना है क्या? नहीं, एस्पिरेंट इतना याद नहीं रखना है, ये देखना है कि लीडर जो है यू कैन से दैट हमारे क्वाड के वो थोड़े-से हमें देख लेने हैं किन-किन फ़ील्ड्स में है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब देखिए जो क्वेश्चन्स बनने हैं उसको हम टैकल कर रहे हैं, नहीं बनने वो हम सीधे निकल रहे हैं। अकूस की बात करेंगे तो उसे लगभग 5 साल हो गए हैं इसके स्टेबलाइज़मेंट को, इसलिए न्यूज़ में है। अकूस है क्या? तो इसकी उसको अनाउंस करा गया 2021 में। इसका नेचर है ये न्यू थ्री वे स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू फॉर यूके एंड यूएस फॉर यूएस, राइट? तो याद रखना है ए यू का मतलब है ऑस्ट्रेलिया एंड ये ए यहाँ से ए फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड यू के मतलब आपको यूके मिल जाता है और यूएस इस तरीके से बनना है ये, ठीक है? बस आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इसमें पार्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका तो वो बात कर देते हैं। इसका मेन काम है कि ये बूस्ट करता है जो भी डिफेंस कैपेबिलिटी है और एक्सेलरेट करता है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को और एक्सपेंड करता है इंडस्ट्रियल जो कैपेसिटी होती है ऑफ ऑल 3 कंट्रीज़, ठीक है? कुछ फीचर देख लेते हैं मकूस के, तो इसका मेन काम है काउंटर करना चाइना को, ठीक है? ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक रीजन्स, देखो वो भी कर रहा था, अभी हम देख रहे थे क्वाड, ये भी कर रहा है चाइना को, ठीक है? इंडो पैसिफिक रीजन में। अकूस जो है एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है, लाइक नाटो की तरह, ठीक है? अकूस की बात करेंगे तो ये प्राइमरली सर्व करता है एडवांसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरह और ये फैसिलिटेट करता है शेयरिंग ऑफ जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, लीगली बाइंडिंग ट्राइपार्टीज एग्रीमेंट है, जिसको हम एक्सचेंज ऑफ नवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको साइन करा गया था 2021 में, ठीक है? अकूस स्ट्रक्चर की अब थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं, क्या है, क्या नहीं है। सो पिलर फर्स्ट जो है इसका, वो कन्वेंशनली आर्म है, जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की बात करता है। तो यूके एंड यूएसए ये हेल्पिंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया को कि वो एक्वायर करें न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को, ठीक है? सपोर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को कि वो एक्वायर करे इसकी फर्स्ट कन्वेंशनली आर्म एसएसएन सबमरीन फ्लीट्स को। प्लस सेकंड इसका काम क्या होगा, ये एडवांस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है। ये फोकस करेगा डेवलपिंग जॉइंट कैपेबिलिटी जो कि एनहांस करे इंटरऑपरेबिलिटी को लेके, ठीक है? कोऑपरेशन जो है इन एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी एरिया, जिसमें साइबर कैपेबिलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कुल मिला के इंडिया पार्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा-थोड़ा देख लेना है कि हो सकता है मे बी पूछे, ठीक है? आगे बात करते हैं फिर हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी यानी कि आईपीईएफ, तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं, ये क्यों न्यूज़ में है। तो पहले हम ये देख लेते हैं आईपीईएफ है क्या? तो इसको ये एक इनिशिएटिव है जिसको 2022 में लॉन्च करा गया टोक्यो के द्वारा सॉरी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा टोक्यो में, ठीक है? इसके 4 स्ट्रक्चर पिलर हैं, तो जैसे पिलर फर्स्ट कहता है ट्रेड का, पिलर सेकंड बात करता है सप्लाई चेन रेजिलियंस का, पिलर थर्ड बात करता है क्लीन इकोनॉमी की, पिलर फोर्थ बात करता है फेयर इकोनॉमी की। तो आईपीएफ पहले हमें समझ लेना है। इंडिया जो है हैड जॉइन पिलर सेकंड एंड फोर्थ, तो इंडिया ने जॉइन करा है कौन-सा? सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड में मिलता है सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड पिलर फोर्थ फेयर इकोनॉमी, ठीक है? IPEF while it has maintained an observed status in pillar first, तो पिलर फर्स्ट का भी जो भी ऑब्जर्व स्टेटस है उसको भी ये मेंटेन करा हुआ है एज लाइक द ट्रेड्स। मेंबर की बात करेंगे तो इसमें 14 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये देखनी है आईपीईएफ के मेंबर हैं, ठीक है? इसका मेन काम क्या है? तो इसका मेन काम है कि ये यू कैन से दैट रेजिलियंस करता है, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फेयरनेस की बात करता है, जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है इसमें इंडो पैसिफिक रीजन्स में, राइट? अच्छा, अब बात करते हैं हम, अब ये न्यूज़ में क्यों है वो अभी हम देखते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि इंडिया ने साइन करा है कि वो एक्सचेंज करेगा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स एग्रीमेंट अंडर द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है? तो अब बात करते हैं और क्या न्यूज़ में है, तो जो एग्रीमेंट है वो फोकस कर रहा है क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी एंड आईपीईएफ ओवररीचिंग अरेंजमेंट के लिए अंडर द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है? तो अभी हम देख रहे थे किस तरीके से ट्रेड है, इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी की बात हो रही है। तो क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट अभी हमने देख लिया था ना, ये पिलर थर्ड है, ठीक है? तो ये प्रमोट करता है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट्स की, ठीक है? एंड ये इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है किसके लिए? एमएसएमई, ठीक है? किस इनिशिएटिव के थ्रू? आईपीएफ कैटालाइटिक कैपिटल फंड्स एंड आईपीएफ एक्सेलेरेटर, जो कि इंटीग्रेट करेगा इंडियन कंपनी को कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल हो पाए, राइट? इसके बाद है फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट, ये भी हमने पिलर पढ़ा था। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईपीएफ के कितने पिलर्स हैं और इंडिया किसका पार्ट्स है और नहीं है, ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इसका 4 का काम क्या होगा? ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंट ट्रेड की एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट की थ्रू किसके? एंटी करप्शन मेजर्स, और ये इंप्रूव करेगा टैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है? और ये स्ट्रेंथ करेगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग को, एसेट करेगा रिकवरी एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस। ओवरसीइंग आईपीएफ एग्रीमेंट की बात करेंगे तो ये हाई लेवल मिनिस्ट्रियल ओवरसाइट है, किसके लिए?
कोऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल आईपीईएफ एग्रीमेंट्स के लिए। क्लियर कट है? तो इस तरीके से देख के चलना होता है हमें। आईपीएफ की इनिशिएटिव भी हैं, तो वो थोड़ी-सी देख लेते हैं। जैसे आईपीएफ अप स्किल इनिशिएटिव है, क्रिटिकल मिनरल डायलॉग है, कोऑपरेटिंग वर्किंग ग्रुप है। तो आईपीएफ अप स्किल इनिशिएटिव की बात करें तो इसको लॉन्च करा गया 2022 में। ये प्रोवाइड करता है डिजिटल स्किल ट्रेनिंग एंड प्राइमरली किसके लिए? वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है? जो कि इमर्ज होंगी किसमें? इकोनॉमी में। इसी के बाद हमारे पास क्रिटिकल मिनरल डायलॉग की बात करेंगे तो ये फोकस करता है मैपिंग मिनरल रिसोर्स एंड ट्रेड फ्लो में, और ये प्रोत्साहित करता है कोलैबोरेशंस को रिसाइक्लिंग करने के लिए। कोऑपरेशन वर्क प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये एडवांस क्लीन देखिए इतना सारा कुछ याद नहीं रखना, बस आपको इसकी इनिशिएटिव देख लेनी है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। रिलेटेड न्यूज़ में देखेंगे सप्लाई चेन एग्रीमेंट, तो इंडिया जो है वो इलेक्टेड हुआ है वाइस चेयर किसका? आईपीएफ सप्लाई चेन काउंसिल्स का, ठीक है? इसमें क्या होता है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सप्लाई चेन एग्रीमेंट, इंडिया एंड 13 पार्टनर्स जो हैं वो स्टेबलाइज़ करते हैं 3 बॉडी को। कौन-कौन सी? जैसे सप्लाई चेन काउंसिल है, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क है एंड लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड्स है। तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख के चलना है कि सप्लाई चेन एग्रीमेंट में इंडिया जो है इलेक्टेड हुआ है या नहीं है? यस हुआ है। तो ये चीज़ें देख के चलोगे तो देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वन बाय वन नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है? अच्छा आगे बात करते हैं फिर हम। फिर है हमारे पास इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स यानी कि आईएमईसी। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्होंने एड्रेस करा है सीआईआई इंडिया मेडिटेरेनियन बिज़नेस कॉन्क्लेव सेड दैट आईएमसी विल बी कॉर्नरस्टोन्स ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो कॉर्नरस्टोन जो है वो आईएमसी होगा, ठीक है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये है क्या? तो पहला हम थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं, राइट? सो हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी उत्पत्ति जो है वो कब हुई? वो हुई 2023 में जी20 समिट्स में, ठीक है? इसको अनाउंस करा गया एंड इंटीग्रेशंस हुआ इसमें एशिया, यूरोप एंड मिडल ईस्ट का। आईएमईसी की बात करेंगे तो ये पार्ट ऑफ पार्टनरशिप है फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का, और ये कंसिस्ट करेगा रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स। तो आप देख रहे होंगे ये एक्चुअली में एक कनेक्शंस का काम करेगा, चाहे वो रेल रोड हो या शिप टू रेल हो या रोड ट्रांसपोर्ट हो, तो आईएमईसी आप कह सकते हो एक रूट है, ठीक है? कनेक्ट करने के लिए। कंपोनेंट में जैसे ईस्टर्न कॉरिडोर एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर की बात करेंगे, तो ये कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ थ्रू द पोर्ट ऑफ इंडिया, अभी समझा दूँगा मैं बाय द मैप, मुंबई एंड मुद्रा, ठीक है? टू पोर्ट्स इन यूएई लाइक फुजरिन्स एंड ज़ेबल अली, ठीक है? एंड पोटेंशियली अदर द ओमान एंड सऊदी अरेबिया। नॉर्दर्न ईस्टर्न कॉरिडोर में तो ये होगा, नॉर्दर्न कॉरिडोर में जैसे अरेबियन गल्फ टू यूरोप बाय पोर्ट इन कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इज़राइल थ्रू द हब Haifa to Greece and further into the Europe using existing rail and road network. मेंबर इसमें कौन-कौन है? इंडिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएसए। वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। अब बात करते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की। अब देख रहे हैं आप ये कैसे कनेक्ट कर रहा है। जैसे ये तो हमारा रेल रूट है, ठीक है? और ये हमारा सी रूट है। अब ये देखिए यहाँ से इंडिया से मुंबई से अगर हम जा रहे हैं, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे यूएई, राइट? सो यूएई की बात करेंगे तो यहाँ पे ज़वेल अली, राइट? यहाँ तक तो जो रूट होगा वो सी रूट होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं फिर हैपा तक यानी कि इज़राइल तक जो होगा हमारा वो रेल रूट होगा, ठीक है? कोई भी हम प्रोडक्ट मँगा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी है। सो यूएई में एक और मिलेगा गुवाफत, सॉरी माय प्रोनंसिएशन, एंड देन फिर मिलेगा रियाद जो कि सऊदी अरेबिया, एंड हराद जो कि वो भी मिलेगा हमें सऊदी अरेबिया में, एंड हैपा इज़राइल एंड हदीदा ये सऊदी अरेबिया, एंड फिर हमें मिलेगा पेरेशियस यू कंसीडर है ना ग्रीस। तो इस तरीके से मिडल ईस्ट रूट्स है, थोड़े से आप ये देख लोगे किस तरीके से ये पोर्ट को कनेक्ट करते हुए निकल जाएगा, राइट? चलिए, हमने देख लिया। अब बात करते हैं हमारे पास अगला है संघाई कॉर्पोरेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ। तो ये क्यों न्यूज़ में है? हुई है काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एससीओ जो कि अस्ताना कजाकिस्तान इसलिए न्यूज़ में आ गया, ठीक है? अच्छा इसमें क्या आउटकम निकला कि बेलारूस जो होगा वो 10th मेंबर होगा जिसने जॉइन करा है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है? अच्छा ये तो न्यूज़ हो गई हमारी। अब बात करते हैं जो कॉर्पोरेशंस है ये प्रोग्राम है काउंटर करने के लिए टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म को 2025 एंड 27 के लिए, एंड एंटी ड्रग स्ट्रेटजी की बात जो हुई है वो 2024 से लेके 29 तक है, ठीक है? एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है वो 2035 तक अभी वैसी की वैसी बनी रहेगी, ठीक है? एससीओ मेंबर स्टेट्स की बात करें तो इन्होंने इंडोर्स करा है इनिशिएटिव वन वर्ल्ड यूनिटी फॉर द जस्ट पीस, हार्मोनी एंड डेवलपमेंट्स, ठीक है? अब हम इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और इसकी उत्पत्ति यू कैन से दैट शंघाई समिट्स 2001 में रशिया के द्वारा एंड चाइना एंड किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के द्वारा। एससीओ के 10 मेंबर हैं, तो कौन से हैं? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस, राइट? सो मेंबर कंट्री में थोड़ी-सी याद होनी चाहिए, ठीक है? इसको कैसे याद करेंगे हम? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि आपने सक्कू का नाम सुना होगा। सक्कू एक्चुअली में गदर मूवी में एक अभिनेत्री जो का रोल निभाया था सनी देओल के साथ, ठीक है? तो उसे याद कैसे करेंगे? तो क्या होता है कि एक समय आता है कि जब इंडिया पाकिस्तान से सनी देओल जब जा रहे होते हैं, तो वो ट्रक में आग लग जाती है। तो आप याद करेंगे कि सक्कू यानी सनी देओल कह रहे हैं सक्कू कि हमें पाकिस्तान से इंडिया जाना है, तो आपको ट्रक में बैठना पड़ेगा।
पास सिंपली है, ठीक है? ट्रक में बैठना पड़ेगा। ये सारे कंट्री आ गए हमारे। अब देख लेते हैं कौन-कौन से जैसे P4 हो गया हमारे पास पाकिस्तान, I4 हो गया हमारे पास इंडिया। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा-सा याद करा दे रहा हूँ बस बाद बाकी आप और भी तरीके से याद कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर। T4 की बात करेंगे तो ये ताजिकिस्तान हो गया, R की बात करेंगे तो ये रसिया हो गया हमारे पास, U की बात करेंगे तो ये उज़्बेकिस्तान हो गया, C की बात करेंगे तो ये हमारे पास चाइना हो गया, K की बात करेंगे तो एक कज़ाकिस्तान और एक हो गया किर्गिस्तान, ठीक है? और एक हमारे पास लास्ट बचता है B4 बेलारूस, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे पाकिस्तान ये डबल आपको याद करना था, यहाँ पे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया और डबल आई होना चाहिए, ठीक है? तो एक हो जाएगा हमारा E4 ईरान। तो 2 कंट्री आपको याद रखने हैं, ईरान एंड बेलारूस, ये 23 एंड 24 में इसके मेंबर बने हैं। आगे बात करते हैं 2015 की, तो यूफा, रसिया, एससीओ ने डिसाइड करा था एडमिट करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान को फुल मेंबर के लिए, ठीक है? ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करेंगे तो अफगानिस्तान, मंगोलिया जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये एड्रेस करते हैं जैसे टेररिज्म, सेपरेट, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी इनका मेन काम क्या है, राइट? काशी वाराणसी की बात करेंगे तो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल ऑफ द एससीओ। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है थोड़ी-सी। आगे बात करते हैं फिर हमारे पास ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7। तो अभी ये क्यों न्यूज़ में है, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है 50 ग्रुप ऑफ 7 या जी समिट्स जो कि अप्यूला इटली में हुई। यहाँ पे इंडिया ने इन्वाइट करा था एज़ ए आउटरीच कंट्री के रूप में, ठीक है? अब हम G7 कंट्री की बात कर लेते हैं, क्या है, क्या नहीं है? क्या है? इसकी जो जेनेसिस हुआ था वो 1975 मतलब यू कैन से उत्पत्ति इन रिस्पॉन्स टू नीड द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशंस के लिए। उसके बाद 1973 में यू कैन से दैट इसको एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। आगे बात करते हैं हम नेचर की, तो ये इन्फॉर्मल ग्रुप है एडवांस डेमोक्राइसिस का एंड ये एड्रेस करता है ग्लोबल इकोनॉमी, माइग्रेशंस, क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर कट है? तो आपको देखना है इसका मेन काम है कि ग्लोबल इकोनॉमी, माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट इनको एड्रेस करने का काम। मेंबर कौन-कौन से हैं इसमें? तो वो हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, इटली है एंड फ्रांस है। अब ये इतना थोड़ा-सा याद करना वो हो जाएगा हमारे लिए, बट हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जी7 मतलब जी7 का मतलब है, आप कह सकते हो कि जो ये कई बार आपने सुना भी होगा न्यूमोनिक, भई जूस जो है किसके साथ विद गर्लफ्रेंड्स, राइट? सो यहाँ जीएफ, तो ये जी7 कंट्री हो गए, जूस विद गर्लफ्रेंड्स, राइट? सो जे4 हमें मिल जाएगा, हम थोड़ा-सा बता देते हैं यहाँ पे जापान एंड यू4 हमें मिल जाएगा अगर हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई4 हमें मिल जाएगा इटली, राइट? एंड सी की बात करेंगे तो सी4 हमें मिल जाता है कनाडा एंड ई की बात करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा यूरोपीय यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स एंड जी की बात करेंगे तो जर्मनी एंड एफ फॉर फ्रांस। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि मेंबर कंट्री याद रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है? आगे बात करते हैं और क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रसिया ने जॉइन किया था 1998 में, ठीक है? फॉर्मिंग तब जी8 हो गया था, तो ये भी थोड़ा-सा याद रख सकते हैं कि रसिया ने जब जॉइन किया तो उससे पहले वो जी7 था, बट जैसे ही जॉइन किया तो वो जी8 हो गया, राइट? और बट बाद एक्सक्लूड इन 2014 और एक्सक्लूड करा 2014 में फॉर इट्स एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, ठीक है? द यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट अ जी7 मेंबर बट पार्टिसिपेट इन द एनुअल समिट, तो ये भी हमें देखना है। आगे बात करते हैं की फैक्ट क्या है जी7 के, तो वर्किंग मैकेनिज्म की बात करेंगे तो जी7 लैक्स ए परमानेंट स्ट्रक्चर। इट्स रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सेट द एजेंडा ऑफ एनुअली, ठीक है? इनिशिएटिव भी है इसकी जैसे पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी पीजीआईआई, इसको लॉन्च करा गया 2022 में। ये फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसके लिए डेवलपिंग नेशंस के लिए। इसका मेन काम है कि मोबिलाइज करेगा लगभग $600 बिलियन 2027 तक और फोकस करेगा सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को। कौन? पीजीआईआई, जो कि जी7 की इनिशिएटिव है। आगे हमारे पास एनर्जी ग्रोथ ऑफ अफ्रीका, ये इनिशिएटिव है जी7 की जिसको लीड एफोर्ड करा जाता है और इसका एम है ये फैसिलिटेट करेगा एक्सेस टू एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट फॉर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट इन अफ्रीका। अदर इनिशिएटिव भी हैं जी7 की जैसे जी7 फ्यूचर ऑफ द सी एंड ओशियन इनिशिएटिव, यू कैन सी दैट एफएसओआई, जी7 ऑयल प्राइस कैप कोलिशंस, एपिला फूड सिस्टम टू एनहांस फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट? तो इस तरीके से देख के चलना होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, राइट? नॉन अलाइड्स मूवमेंट्स यानी नाम, ये क्या है अभी? क्या चीज़ है ये? तो देखते हैं। नाम ने अभी क्या है, क्यूबा को रिमूव किया है यूनिलैटरल टेररिज्म लिस्ट से, जो कि यूएस की है, राइट? इसलिए न्यूज़ में आ गया। तो हम थोड़ा-सा पहले नाम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो ओरिजिन हुआ है वो आप कह सकते हो वर्ल्डिंग कॉन्फ्रेंस 1955 व्हिच लीड नॉन एलिमेंट्स प्रिंसिपल के रूप में। फॉर्मेशन क्या है इसका? फॉर्मली एस्टैब्लिश हुआ था एज़ द फर्स्ट नेम समिट्स इन बेलग्रेड, सर्बिया 1961 में। प्रिंसिपल क्या है इसका? ये एडवोकेट करता है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को एंड रिड्यूस करता है कोल्ड वॉर टेंशन्स एंड प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस को, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नेम वहीं से लग रहा है ना, कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ है तो उसको नेम के अंडर में यू कैन से दैट जो भी कोल्ड वॉर टेंशन्स है या पॉलिसी है, उनको ये एडवोकेट करने का काम करेगा। मेंबर की बात करेंगे तो 120 कंट्री हैं, प्राइमरीली इसमें सारे डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है? पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट्स की बात करेंगे तो मेंबर प्लीज टू अवॉइड फॉर्मली अलाइनमेंट्स विद द मेजर पावर ब्लॉक्स, ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं और क्या न्यूज़ में है, तो यूएसए यूनिलैटरल्स लिस्ट जो है स्टेट्स स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, ये इसमें कंप्राइज़ होता है
जो भी कंट्रीज़ हैं जो एलएसडी स्पॉन्सर हैं इंटरनेशनल टेररिज्म में, ठीक है? अच्छा जो कंट्री लिस्ट यूनिलैटरल इकोनॉमी में है, वो कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कोएर्सिव मेजर्स करे जाते हैं यूएस के द्वारा। जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, ये पार्ट्स हैं इस लिस्ट के, ठीक है? नेम्स की बात करेंगे तो ये स्टैंड करता है फेवरिंग क्यूबा हाइलाइट इट्स इम्पोर्टेंट टू ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए। तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है कि किस तरीके से अभी हमने देखा कि क्यूबा को रिमूव करा गया था फ्रॉम द यूनाइटेड टेररिज्म लिस्ट से जो कि यूएस की है, राइट? अच्छा एक ज़्यादा नहीं 1-2 टॉपिक और देखेंगे फिर हम इसको यहीं रोकेंगे फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे, राइट? सो हमारे पास है फिर द कॉमनवेल्थ। तो 2024 में 75 साल हो गए मॉडर्न कॉमनवेल्थ जो डिक्लेयर हुआ था 1949 में, ठीक है? इंडिया रिलेशन की बात करेंगे कॉमनवेल्थ में तो लार्जेस्ट मेंबर की बात करेंगे तो इंडिया रिप्रेजेंट करता है लगभग 60% कॉमनवेल्थ टोटल पॉपुलेशंस। जो कॉमनवेल्थ की जो जितनी पॉपुलेशन है उसमें 60% तो इंडिया की है। ये 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कॉमनवेल्थ के लिए। ये होस्ट इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करा गया CHOGM यानी कि 1983 में एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 इन न्यू दिल्ली। कॉमनवेल्थ सब विंडोज की बात करेंगे तो स्टेबलाइज करता है अंडर द इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड 2018 जिसमें $50 मिलियन ओवर द 5 साल के लिए, ठीक है? अच्छा अब बात कर लेते हैं हम ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा कॉमनवेल्थ का। तो इसमें मेंबर जो होते हैं वो वॉलंटरी एसोसिएट होते हैं लगभग 56 कंट्रियों के जिसमें इंडिया भी शामिल है और मेनली इसमें फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज होते हैं जो कि फोकस करते हैं डेमोक्रेसी ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर। अच्छा इसकी जेनेसिस की बात करेंगे तो 1926 में क्या हुआ था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस जिसने फॉर्म किया था इंपीरियल कॉन्फ्रेंस। 1947 में क्या हुआ था इंडिया रीनेम्ड एज अ मेंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1949 में क्या हुआ लंदन डिक्लेरेशंस जो इनेबल करता है रिपब्लिक टू जॉइन्स इन फॉर्मिंग द मॉडर्न कॉमनवेल्थ को, ठीक है? तो इस तरीके से देखना है। आगे बात करें तो CHOGM की तो ये 2 साल के लिए होल्ड होता है। लेटेस्ट रवंडा 2022 में हुआ और ये एड्रेस करता है जो भी इश्यू कम्युनिक्यू हैं उनको लेके है, ठीक है? आगे बात करेंगे फिर कुछ इनिशिएटिव भी हैं, तो वो देख लेते हैं कॉमनवेल्थ की हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और की फैक्टर देख लेते हैं। ये डिसीजन जो होते हैं वो मेड करे जाते हैं कॉन्सेंसस के आधार पर जिसमें ऑल मेंबर कंसीडर करते हैं इक्वल, ठीक है? मेंबर चूज़ होते हैं हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ के आधार पर। जो पास्ट लीडर की बात करेंगे तो एग्जांपल जैसे इंक्लूड क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड रहे हैं, ठीक है? हेड रही हैं आई मीन एंड किंग चार्ले थर्ड करंट हेड हैं इसके। किंग चार्ले की बात करेंगे इज़ द हेड ऑफ द स्टेट 14 कॉमनवेल्थ कंट्री ऑन रिलीज इन एडिशन टू द यूके। मोस्ट कंट्री हैं जो इस क्लब के वो रिपब्लिक विद द बारबाडोस एंड द लास्ट रिमूव द यूके मोनार्क एज इट्स हेड ऑफ द स्टेट इन 2021। तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है कि कौन-सा रिमूव करा गया, ठीक है? मेजर इनिशिएटिव ली जाती है कॉमनवेल्थ के द्वारा जैसे एग्रीमेंट सच एज 1971 डिक्लेरेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ प्रिंसिपल्स एंड 1991 हरेर कॉमनवेल्थ डिक्लेरेशन। कॉमनवेल्थ चार्टर की बात करेंगे तो 2012 में सेट करा गया लगभग जो इसमें 16 करोड़ शेयर प्रिंसिपल हुए थे रूल ऑफ द लॉ के। कॉमनवेल्थ एडवोकेसी एंड सपोर्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एंडिंग साउथ अफ्रीका। तो ये कॉमन चीज़ आपको देख लेनी थोड़ी-थोड़ी और जैसे एक और है कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन है जो कि 2018 में कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीम्स है। याद रहे ना रहे डजंट मैटर, राइट? मेन-मेन चीज़ हमें देख के चलनी है। आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम की तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम में जो कि एनुअली बोर्ड मीटिंग होती है ना श्रीलंका में हुई थी विद द थीम था इसका रीइंफोर्सिंग सोशल रेजिलेंस थ्रू वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। थीम याद नहीं रखनी है, देखना है कि इंडिया इसमें पार्ट है। आगे बात करेंगे तो कॉमन लोकल गवर्नमेंट फोरम की तो इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इसकी जेनेसिस 1995 में है। ये यूनाइट्स लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स नेशनल एसोसिएशन फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल काउंसिल फ्रॉम द 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है। ये यूनाइट्स करता है लोकल गवर्नमेंट को, डेडिकेट करता है एंड सपोर्ट करता है वुमेन को फुल एंड एक्टिव पार्टनरशिप इन अ पब्लिक लाइफ, स्पेशली इन द अचीविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लोकल गवर्नमेंट्स। अलाइन करता है विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड ग्रेड्स, ठीक है? तो एक और देख लेते हैं फिर हम लास्ट में हमारे पास है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी। ये न्यूज़ में क्यों है? अभी रिसेंटली हुआ क्या है? इंडिया जीसीसी जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर द स्ट्रेटेजिक डायलॉग जॉइंट एक्शन प्लान 2024 एंड 28 इसको अडॉप्ट करा गया। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद में जीसीसी का। इसको स्टेबलाइज़ करा गया 1985 में। मेंबर की बात करेंगे तो इसमें 6 गल्फ स्टेट हैं यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान कतर एंड कुवैत। वेरी इंपोर्टेंट अब इसको याद रखना है थोड़ा-सा हमें, तो हम इसको याद कर सकते हैं कैसे? तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कह सकते हो आप कतर में सब ओके राइट? सब SUV ओके, है ना? तो जीसीसी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं। तो जी4 तो आपको कतर मिल ही जाएगा, ठीक है? ओह सॉरी Q4 एंड एस की बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया मिल गया, यू की बात करेंगे तो यूएई मिल गई, बी की बात करेंगे तो बहरीन हो गया और ओ की बात करेंगे तो ओमान हो गया और के की बात करेंगे तो कुवैत हो गया, ठीक है? तो ये न्यूमोनिक जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आप नोट कर लें ठीक है? थोड़ा-सा इससे आइडिया लगा रहता है कि भई ऐसे-ऐसे होंगे, एक बारी हम भूल जाते हैं मित्र इनको। इसका मेन एम है कि ये प्रोत्साहित करेगा कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द जो मेंबर स्टेट्स हैं एंड ऑल फील्ड्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, ठीक है? तो ये मेंबर हैं वो थोड़े-से आपको देख लेने हैं जैसे कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ठीक है?
आगे बात करेंगे इंडिया के जीसीसी रिलेशंस क्या हैं, तो पॉलिटिकल रिलेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट इंडिया जीसीसी पॉलिटिकल डायलॉग जो है 2003 में हेल्ड हुआ था। करंटली बात करें तो इंडिया मेंटेन करता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ? सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान के साथ विद इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन द मल्टीपल डोमेन, ठीक है? आगे बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड्स की, तो जीसीसी इज़ अ करंटली इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट विद द जीसीसी कंट्रीज़, तो ये भी हमें देखना है कि इंडिया जो है वो जीसीसी कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट में है। आगे बात करें डायस्पोरा एंड रेमिटेंस की, तो लगभग 2/3 जो है नॉन रेजिडेंस इंडियन यानी कि एनआरआई पॉपुलेशन जो रिजाइड करते हैं किसमें? जीसीसी कंट्रीज़ में। जीसीसी कंट्रीज़ की बात करेंगे तो लगभग 30% ऑफ इंडियाज़ टोटल रेमिटेंस 2020-21 का था, ठीक है? एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ 35 इंडियाज़ ऑयल इंपोर्ट्स होता है, 70% जो है इंडिया गैस इंपोर्ट करती है। तो ये थोड़ा-सा हमें देखना होता है। अब देखिए मैं ये पूरा कंप्लीट वीडियो है, बट मैं इसमें शॉर्ट कट इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको 1 घंटे का ही शेड्यूल बनाना है, 1 से सवा घंटे का, उसमें ही आपको फिनिश करना है, उससे ऊपर नहीं जाना है क्योंकि आपको फिर और भी चीज़ें देखनी है ना भई, हमें सीसेट भी देखना है, स्टैटिक्स भी देखना है, मेंस भी देखना है, इंटरव्यू को थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है, बट हम सारा कुछ पीडी 365 को नहीं दे सकते ना। तो मैं इसको कट करके आपको 1 आवर के शेड्यूल में डालता हूँ, ओके? सो आप इसको देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट को देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।